नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और आज 13 जुलाई हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आज के दिन आरएस का जो फाइनल रिजल्ट है 2018 का वो भी आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि जो छात्र इस एग्ज़ाम में पहली बार मेंस में बैठने की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए 1000 अतिरिक्त ऐसे छात्र भी वापस से आ जाएंगे जो इस बार की परीक्षा में असफल होंगे। तो मतलब कितना कंपटीशन आप सभी के लिए हो सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। क्योंकि जो छात्र इस बार अंतिम सूची में अपना स्थान प्राप्त नहीं कर पाएंगे वो निश्चित रूप से और अधिक मेहनत के साथ और अधिक तैयारी के साथ आएंगे, तो उनके साथ कंपटीशन भी आपका ज़्यादा रहेगा। इसलिए आवश्यकता है कि निरंतरता और सही दिशा में आपका अभ्यास होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है मैटर आप वही पढ़ें जो आपके लिए विशिष्ट है और जिसके साथ साथ जिसकी तैयारी से आपको अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और रेगुलर बने रहिए। गुलदस्ता का जो ईयरली पैकेज है वो मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है। तो जनवरी से लेकर के अब तक की जितनी भी करंट अफेयर्स मैंने प्रकाशित किए वो इसमें है, और इसके साथ साथ आने वाली दिसंबर तक की करंट अफेयर्स भी यहाँ मिलेगी। इसके अलावा 2020 के जो कंप्लीट करंट अफेयर्स का अंक है वो भी मैंने इसमें आपको दिया है ताकि आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। तो जो छात्र अभी तक केवल विचार कर रहे हैं वो विचार को छोड़ें और अपने पढ़ाई को, खासकर करंट अफेयर्स को तैयार करना शुरू करें, क्योंकि प्री और मेंस दोनों में ही यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा हमारा जो करंट अफेयर्स है वो मेंस परीक्षा को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है ताकि आपके बहुत से प्रश्न मेंस के लिए भी कवर अप हो सके। इकोनॉमिक रिव्यू पर टेस्ट सीरीज भी हमारा चल रहा है, तो इसका भी आप लाभ उठाएं। रेगुलर हमारे इकोनॉमिक के वीडियोस भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी चल रही है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। पहला प्रश्न आज का हमारा, हाल ही में एक भारतीय महिला न्यायाधीश जो हैं उनको एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है रूथ बेडर जिन्सबर्ग मेडल ऑफ ऑनर। तो ये भारत की दूसरी सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश रही है, ठीक है, और इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनका नाम है सुजाता मनोहर। दरअसल ये जो 4 नाम मैंने दिए हैं ये क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वीं महिला न्यायाधीश हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पर मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की, वो आपको बताना है। तो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर को रूथ बेडर जिन्सबर्ग मेडल अवार्ड दिया गया। ये पुरस्कार वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन और वर्ल्ड लॉ एसोसिएशन द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। इस पदक की स्थापना अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश स्वर्गीय रूथ बेडर गिन्सबर्ग की याद में की गई है, जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया। न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला थी। 1994 में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी और 1999 में सेवानिवृत्त होने से पहले 5 साल इन्होंने वहां बिताए। अगर बात करें अवार्ड्स की, तो इसी साल मई में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को भी 2021 के लिए अलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड भी दिया गया था। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इनको रिविजन करते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, खेलों से जुड़ा प्रश्न है। आईसीसी हर महीने अब प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देती है और जून 2021 के पुरुष वर्ग में यह अवार्ड डेवन कॉनवे को दिया गया, जो कि न्यूजीलैंड के नए ओपनर बल्लेबाज हैं। तो न्यूजीलैंड के ओपनर डेवन कॉनवे और महिला वर्ग में इंग्लैंड टीम की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन को जून महीने के लिए दोनों अवार्ड दिए गए हैं। कॉनवे ने हमवतन काई जेमिसन, जिन्हें भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुनाया गया था, और दक्षिण अफ्रीका की क्विंटन डिकॉक को पीछे छोड़ा है। महिला खिलाड़ियों में सोफी एक्लेस्टोन ने 2 भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा और स्नेहा राणा को पीछे छोड़ करके अवार्ड अपने नाम किया है। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में लगातार डीआरडीओ कई मिसाइल का परीक्षण करता है। हालांकि उसे विफलता हाथ लगी जब भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है उसका परीक्षण विफल हो गया। दरअसल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अपनी PJ-10 परियोजना जो है उसके अंतर्गत विकसित बूस्टर्स का प्रयोग करते हुए जो 290 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस है इसको अब 450 किलोमीटर तक एक्सटेंड करने का प्रयास कर रहा है। और इसी क्रम में ये टेस्ट किया गया, लेकिन तकनीकी कारणों से ये विफल हो गया है। यह प्रक्षेपण 8.4 मीटर लंबा और 0.6 मीटर चौड़ा है और वजन इसका 3 टन से भी ज़्यादा है। प्रक्षेपास्त्र 300 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक को ढोने और 290 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है, जिसे अब 450 किलोमीटर तक विस्तारित किया जा रहा है। ये सुपरसोनिक है क्योंकि ये 1.4 मैक से ज़्यादा की गति, मतलब 2.8 मैक जो है इस गति पर चलती है, और इस गति पर चलने की वजह से इसे सुपरसोनिक कहा जाता है। इस प्रक्षेपास्त्र को पानी, हवाई जहाज और जमीन और मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। हमारा सुखोई MK-30I जो है उससे भी इसका लॉन्च किया जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल एक 2 चरणीय वाहन है जिसमें ठोस प्रोपेलेंट बूस्टर और एक सरल प्रोप्लेट रैमजेट सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है।
ब्रह्मोस का पहला परीक्षण 12 जून 2001 को हुआ था और उसके बाद इसके कई तकनीकी परीक्षण सफल पाए गए हैं। इसे भारतीय सेना में भी शामिल किया जा चुका है। अगला प्रश्न भी खेलों से जुड़ा है। हाल ही में एक देश की टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब अपने नाम किया, जिसका नाम है इटली। तो इटली ने इंग्लैंड को हरा करके उसका खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया है। 3-2 से पेनल्टी शूटआउट में हराया और इसके साथ ही खिताब पर इटली ने कब्जा जमाया। इटली ने यह खिताब दूसरी बार जीता है। इटली ने इंग्लैंड का 55 साल का किसी भी बड़े खिताब को जीतने का सपना पूरा नहीं होने दिया है। इटली ने इससे पहले 1968 में यूरो खिताब जीता था। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड 1966 में विश्व कप फुटबॉल कप का विजेता रहा था। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड 2000 और 2012 में फाइनल में भी पहुंचा था, लेकिन उसे फ्रांस और स्पेन से हार मिल गई थी। टूर्नामेंट में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन बूट मिला सर्वश्रेष्ठ गोल करने के लिए। गोलकीपर के रूप में जियान लुइजी, जो कि इटली के गोलकीपर थे, उन्हें गोल्डन बॉल, जबकि स्पेन के पेड्रो गोंजालेस लोपेज को बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड भी दिया गया है। दोस्तों, अपने पड़ोसी देशों से मित्रता बनाए रखने के लिए भारत द्वारा ऐसे कई प्रयास किए जाते हैं और इसी क्रम में भारत की सतलुज जल विद्युत निगम ने हाल ही में नेपाल में एक जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु समझौता किया है। ये जल विद्युत परियोजना नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना होगी। तो भारत ने जो है 679 मेगावाट की नेपाल की पूर्वी हिस्से की जल विद्युत परियोजना के लिए $1.3 अरब का समझौता किया है। 2017 की लागत अनुमानों के आधार पर सबसे बड़ी विदेशी निवेश वाली ये परियोजना पूर्वी नेपाल में शंखु वासवा और भोजपुर जिलों के बीच स्थित है। कुल 679 मेगावाट क्षमता वाले लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना भारत द्वारा शुरू की गई दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इससे पहले भारत ने 1.04 अरब अमेरिकी डॉलर वाली 900 मेगावाट क्षमता की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना को पूरा किया था। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए जो यूथ गेम्स होने थे खेलो इंडिया, उनको अब जो है फरवरी 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो फरवरी 2020 में इनका आयोजन होगा और इसके लिए शुभंकर घोषित किया गया है धाकड़। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अब 2021 के बजाय 2022 में होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत के युवा प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए शुरू किए गए थे और लगातार इसके 3 संस्करण पूरे हो चुके हैं। गेम्स की मेजबानी कर रहे हरियाणा ने कोविड-19 की लहर को देखते हुए इन्हें अगले साल करवाने का निर्णय लिया है। चूँकि गेम्स अंडर 18 आयु वर्ग में होने हैं और अंडर 18 को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो उसी चीज़ को देखते हुए जो है ये निर्णय लिया गया है। 5 स्वदेशी गेम सहित कुल 25 खेल इसमें होंगे और लगभग 8500 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। लगे हाथों में आपको ये भी बता देता हूँ कि टोक्यो ओलंपिक के लिए जो शुभंकर हैं वो हैं मिराइतोवा और सोमाइटी। मिराइतोवा भविष्य और अमरत्व से जुड़े जापानी शब्दों का मिश्रण है, जबकि सो माइटी जो है 2 शब्द सो और MIGHTY, ये जो माइटी है ये मतलब इतना शक्तिशाली, इसका और जापान में पाए जाने वाले चेरी के पेड़ का एक नाम है। तो ये 2 विशेष सुपर हीरोज़ के जो अवतार हैं उनको टोक्यो ओलंपिक के लिए भी शुभंकर के रूप में रखा गया है। तो मैं भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे इंक्लूड कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। संक्षिप्त सारगर्भित खबरें मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। इनको PDF में लेने के लिए आप हमारी करंट अफेयर्स का लाभ उठाएं। सोचे नहीं, क्योंकि दोस्तों जो मैटर हम देने का प्रयास करते हैं वो पूरा का पूरा हमारे अनुभव पर आधारित है। खास करके मैंने जो कुछ अपने 5 सालों में तैयारी के दौरान अनुभव लिया है, उसी के आधार पर मैं इन प्रश्नों का चुनाव करता हूँ। और ये चीज़ आप भी समझते होंगे, क्योंकि तभी आप इन्हें देख रहे हैं। तो बस इनका लाभ उठाइए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और कंटिन्यूटी रखिए, क्योंकि निरंतरता ही सफलता का मूल मंत्र है। तो सभी छात्र जो इस बार इंटरव्यू दे चुके हैं उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, और ये भी कहूँगा कि जल्द ही आपकी अगली वैकेंसी भी आए और उस वैकेंसी में जो है आप सभी अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। धन्यवाद।